प्रदेश का भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज राजस्थान और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम बोलो राजस्थान में। और बोलो राजस्थान के साथ साथ आज हम बात करेंगे हल्ला बोल की। आज हम आपको बताएंगे ठगी करने वालों के खिलाफ कैसे आपको कदम उठाना है। जयपुर में पुलिस ने ठगी का खुलासा करते हुए अंतर्राज्यीय गैंग के मास्टरमाइंड समेत 2 शातिर ठगों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों पर करोड़ों रुपए की ठगी का आरोप है और आरोपियों ने देश भर में मेटालॉजिस्ट टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड नाम की एक कंपनी खोली और इसके बाद निवेश करने के नाम पर दोगुना मुनाफा देने की बात करते हुए 5,000 रुपए से ज्यादा लोगों को इस दौरान शिकार बनाया है। 5,000 से ज्यादा की संख्या है लोगों की और इस पर कालवाड़ रोड पर रहने वाले विनोद कंवर ने मामला दर्ज कराया। इसमें बताया कि उसमें और उसके साथियों से ठगों ने करीब 1 करोड़ 65 लाख रुपए की ठगी की है। वहीं मामला दर्ज करने पर पुलिस ने जांच पड़ताल करते हुए बदमाशों को हैदराबाद से गिरफ्तार किया है। तो इसी मुद्दे पर आज इंडिया न्यूज की टीम ने प्रदेश के अलग अलग शहरों में जाकर के लोगों से बात की है और उनकी राय जानी है। अब जरा हमारे जो ग्राउंड जीरो पर संवाददाता हैं वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जरा उनका हम रुख करेंगे और जानेंगे कि आखिर असल मायने में अभी तक ठगी के इन मामलों को लेकर के क्या तस्वीरें सामने आ रही हैं। लोकल जोगेंद्र यादव और उनकी पत्नी को अपनी फर्म का डायरेक्टर बनाया और उनके थ्रू लोगों को विश्वास में लेके लोगों का इन्वेस्टमेंट अपने बिजनेस में कराया। इसमें अभी तक 2 लोगों की गिरफ्तारी की जा चुकी है, जिसमें जयंत विश्वास और जोगेंद्र यादव को हम लोगों ने गिरफ्तार कर लिया है। अभी तक की प्रारंभिक पूछताछ में लगभग 2 करोड़ की ठगी इन लोगों के द्वारा करना सामने आया है। हमारी इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है। हैं हल्ला बोल कार्यक्रम के जरिए दरअसल आप ये देख सकते हैं कि कैसे प्रदेश के अंदर शातिर ठग जो हैं वो आपको आप ठगी करने आपको शिकार बनाने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। ठगी करने वाले ऐसे लोग जो हैं वो आजकल के नए नए तरीके इस्तेमाल कर रहे हैं और इन नए तरीकों के जरिए आपकी जेब को आप निशाना बनाया जा रहा है। ठगी करने वालों पर आज इसीलिए हल्ला बोल का एक कार्यक्रम है जहां जयपुर में अंतर्राज्यीय ठग गिरोह का एक खुलासा हुआ है। ये पहली बार ऐसा नहीं है जब ऐसे गिरोह का खुलासा हुआ है। विशाल शर्मा हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। विशाल, क्या अभी तक जानकारी है? और हमने प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में देखा है जहां पर ऐसे ही ठगी के मामले सामने आए हैं। आप लेकिन विशाल, आप जहां पर हैं क्या वहां पर ठगी के मामले हैं और लोगों का इस पर कहना क्या है? विशाल, मुझे सुन पा रहे हैं आप? और अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है तो मेरा सवाल आपसे ये है कि लगातार जो ठगी के मामले सामने आ रहे हैं, ऑनलाइन फ्रॉड को लेकर के कई बार जानकारियां मिलती हैं, कई बार तस्वीरें देखने को मिलती हैं, लेकिन ठगी करने वालों पर आज हल्ला बोला जा रहा है। आप जहां पर आप हैं विशाल, वहां पर अभी लोगों का कहना क्या है? लोगों की बातें इस पर क्या सामने आ रही हैं? क्या कहना चाह रहे हैं वो कि ऐसे ठगों के खिलाफ क्या एक्शन होना चाहिए? देखिए, अमूमन देखा जाता है कि ऐसी वारदातों में कहीं ना कहीं पुलिस कार्रवाई करती है लेकिन अंजाम तक नहीं पहुंच पाती है। उसकी वजह है कि जो सातिर होते हैं वो बहुत एक्सपर्ट होते हैं, आईआईटी से किए हुए पास आउट होते हैं। क्योंकि जब अब इस बार कार्रवाई की है, पुलिस ने 2 मास्टरमाइंडों के साथ अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ऐसे में कहीं ना कहीं कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए पुलिस जो बड़ा मगरमच्छ है उस तक पहुंचने का प्रयास करेगी। करोड़ों रुपए की ये ठगी कर चुके हैं। एक आईटी एक्सपर्ट बताया जाता है जिसने 2013 में कंपनी बनाई थी और उसके बाद पूरे देश भर में एक के बाद एक ठगी की थी करोड़ों रुपए की। जयपुर में भी 1 करोड़ 50 लाख से ज्यादा की वो ठगी कर चुका था, जहां पर उसने कई लोगों को अपना शिकार बनाया। पूरे देश भर में 5,000 लोगों को उसने शिकार बनाया, जहां पर चौगुना मुनाफा का लालच देकर वो ठगी की वारदात को अंजाम देता और फिर रातों रात कंपनी का ताला जड़कर वहां से रफू चक्कर हो जाता। पूरी ये गैंग है और गैंग के जो बड़े बड़े मास्टरमाइंड है उन तक पुलिस अब पहुंची है, लेकिन मगरमच्छ तक पहुंचना पुलिस के लिए बहुत बड़ी चुनौती होगी। इनको हैदराबाद से गिरफ्तार करके पुलिस जयपुर ले आई है, वहां पर इनसे पूछताछ की जा रही है। 2013 में ये कंपनी बनाते हैं और उसके बाद एक बार की वो फ्लो टूटता है, क्योंकि उसके बाद हैदराबाद में उनके खिलाफ 3 मुकदमे दर्ज होते हैं। लेकिन फिर ये रुख करते हैं राजस्थान का, जहां पर भोली वाली जनता होती है और उनको कहे कि जाल में फंसाना, लालच देना, डबल मुनाफा देना, चौगुना मुनाफा देना, वो जाल में फंस जाते हैं।
जैसे ही वो अपना पैतरा फेंकते हैं उसमें वो फंस जाते हैं और उसके बाद लालच में आकर वो गाड़ी कमाई जो सालों तक वो एक एक करके पूंजी को कह सकते हैं कि जोड़ते हैं, लेकिन ऐसे जो साथी होते हैं वो उन तक एक कह सके कि हाथ साफ करके वहाँ से रफू चक्कर हो सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि पुलिस तक ये मुकदमा तब पहुँचता है जब तक बहुत कुछ बीत चुका होता है। कई कई महीनों बाद कई बार वो गुहार करते हैं कि कैसे भी करके उनके पैसे वापस आ जाएं, वो वापस उनसे संपर्क करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कई बार ये होता है कि वो लालच देते हैं आपको अगले महीने दे देंगे, 2 महीने बाद दे देंगे। लेकिन जब एकाएक जब सब मिलकर एक साथ जाते हैं कंपनी के वहाँ पर जाते हैं, लेकिन देखते हैं कि वहाँ पर एकदम सन्नाटा छाया हुआ है, वहां पर कोई भी नहीं है और सब कुछ रफू चक्कर हो जाते हैं। हाँ। लेकिन जब पड़ताल की जाती है, वो खुद पड़ताल करते हैं स्थानीय स्तर पर अपने जो पीड़ित होते हैं, तब पता चलता है कि ये तो बहुत बड़े ठग हैं जो अलग अलग राज्यों में पहले से ही ठगी कर चुके हैं और उस बार उसने राजस्थान को निशाना बनाया और खासकर जयपुर में उसने सिर्फ जयपुर में 600 लोगों को उसने अपनी ठगी का शिकार बनाया है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि उनके खिलाफ सिर्फ मुकदमे दर्ज हुए हैं, वो सिर्फ 6 मुकदमे दर्ज हुए हैं। तो इससे अंदाज लगा सकते हैं कि जैसे कि मैंने यदि 10,000 रुपये लगाए तो मैं सोचता हूं कि चलो कुछ नहीं हुआ, 10,000 डूबे, लेकिन उसने ऐसे 10-10 हजार रुपये करके ना जाने कितने लोगों को ठगा होगा, ना जाने कितने परिवार उसने उजाड़े होंगे। ऐसे में कहीं ना कहीं अब बड़ा मगरमच्छ जब यदि पुलिस के हत्थे चढ़ेगा तभी बात कुछ मुकर हो पाएगी, अन्यथा यही ढाके 3 पात जो दूसरे मुकदमे हुए थे उसी तरह ये भी मुकदमा आगे चलकर दब जाएगा और ये बड़ी मछलियां जब बाहर आएगी तो कहीं ना कहीं और लोगों को अपना शिकार बनाएगी, कई परिवार उजाड़ेगी, उनकी गाड़ी कमाई पर अपना हाथ साफ करेगी। विशाल, 2 लोगों की अभी तक गिरफ्तारी हो चुकी है। 2 शातिर ठग जो कि ऐसे ही घटनाओं को अंजाम देते थे गिरफ्तार हो चुके हैं, पुलिस की गिरफ्त में हैं। लेकिन अब इनके जरिए क्या जिस बड़ी मछली का आप जिक्र कर रहे हैं उन तक पहुंच बनाने के लिए कोई अभी तक पुख्ता एविडेंस मिल पाया है या उनके बारे में कोई जानकारी मिल पाई है क्या? देखिए, आरोपी जयंत है जो हैदराबाद का है, दूसरा गजेंद्र वो झुंझुनू का है। जयंत आईआईटी एक्सपर्ट बताया जाता है, लेकिन खास तौर पर जब 2013 में कंपनी बनाई जाती है, हैदराबाद में उनके खिलाफ 3 मुकदमे दर्ज होते हैं और जयपुर में 6 मुकदमे दर्ज होते हैं। इससे अंदाज लगा सकते हैं कि उनका नेटवर्क कितना बड़ा है। यदि वो राजस्थान के अलावा उससे पहले वो कहीं राज्यों में जा चुके, वहां चलिए विशाल, जाहिर तौर पर ये बड़ी जानकारी है और आपने ये जानकारी पहुंचाई है। बहुत शुक्रिया विशाल इस पर जानकारी देने के लिए। जरा आप सीधे तस्वीरें दिखाते हैं जहां पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत संबोधित करें। बजट को लेके उनकी तारीफों के पुल बांधे जा रहे हैं बात के अंदर। पहली बात देख रहा हूँ, इसमें कोई दोहराने नहीं कि मैंने प्रयास किया। पिछला बजट भी बहुत शानदार था, उनकी तारीफ लोग कर रहे थे। पिछला बजट तो शानदार इसलिए भी था कि कोरोना के अंदर विश्वास नहीं था लोगों को कि बजट पे ढंग से हो पाएगा, पक्ष को विपक्ष को विधानसभा के अंदर। और जब बजट मैंने पेश किया तो हमारे विपक्ष के साथी भी चकित रह गए, ये क्या हो गया। हमें उम्मीद नहीं थी कि बहुत भयंकर लॉकडाउन लग गया, लोग घरों में बंद थे, रेवेन्यू कम हो गई सरकार की, तो बजट पेश क्या होगा। पर आप सबके आशीर्वाद से जो वित्तीय प्रबंधन हमने किया उसके कारण से हम लोगों ने कोई कमी नहीं रखी। उस वक्त भी 123 कॉलेज मैंने खोली, 33 महिलाओं की कॉलेज थी उसके अंदर। सड़कें सबको दी, 5-5 करोड़ की एक एमएलए को दी। 3-3 सड़कें मैंने खुद ने सर्वे कराई हर जिले की। पानी की योजना बनाई, बिजली के लिए हमने 1.5 लाख कनेक्शन दे चुके थे हम लोग। और भी कई बातें करी। शिक्षा में, स्वास्थ्य में हमने 5 लाख का बीमा कर दिया उस वक्त में। इस प्रकार से दवाएं फ्री, टेस्ट फ्री राजस्थान आज सिरमौर है देश के अंदर स्वास्थ्य सेवाओं के अंदर, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। और अब जो मैंने किया है, हमारी सरकार ने किया है, 5 लाख से 10 लाख तक का इलाज फ्री, प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो। सरकारी अस्पताल में आईपीडी, ओपीडी जो भर्ती होते हैं उनके लिए और भर्ती नहीं होते उनके लिए भी पूरा इलाज अब फ्री रहेगा आपके लिए। ये पूरे राजस्थान में लागू हो गया है। आपको जान के खुशी होगी कि विपक्ष वाले कहते हैं कि बजट तो बहुत शानदार आ गया, पर लागू कैसे होगा, लागू कैसे होगा, पैसा कहाँ से आएगा।
तो मैंने असेंबली में कहा गुलाब चंद कटारिया जी को, राठौड़ साहब को, तमाम विपक्ष के नेताओं को कि भाई कम से कम ये चिंता तो मुझे करने दो, आप चिंता क्यों कर रहे हो? बजट मैंने पेश किया है, मुझे लागू करना है, आप कह रहे हो कि पैसे कहाँ जाएगा, लागू कैसे होगा, ये चिंता मुझे करने दो, आप चिंता मत करो, लागू होके रहेगा ये। और आप देख रहे हो, आपको जान के पसंद होगी कि 19 तो बड़ी योजना है जिसमें चिरंजीव भी है, टूरिज्म को उद्योग का दर्जा दे दिया हमने, बड़ा फैसला है ये। टूरिज्म का उद्योग का दर्जा, मैं केंद्रीय मंत्री था इंदिरा गांधी के साथ में, तब से मांग कम कर रहे हैं, 35-36 साल हो गए, पहली बार हमने इसको, मेरी कलम से लिखा हुआ था ये, टूरिज्म को उद्योग का दर्जा देना। पूरे राजस्थान में टूरिज्म इंडस्ट्री वाले बहुत खुश हैं, होटल वाले खुश हैं, टूर ऑपरेटर खुश हैं, कोई सोच नहीं सकता। अब हमारे यहाँ विदेश से और देश से इतने टूरिस्ट आएंगे और ज़्यादा आएंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे और लोगों को रोजगार मिलेगा। बहुत बड़ा फैसला हुआ। 19 तो बड़ा फैसला लागू हो गया अभी तक होने को। अभी जो मैं कहना चाहता हूँ आपको, बजट, इस बजट के 1 अप्रैल को जो कल गया है, तब तक मैंने 210 बजट घोषणाएं तो मैंने स्वीकृति दे दी है, उसमें 19 बड़ी योजनाएं हैं। कहने का मतलब है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, आम जनता को, आपके माध्यम से पूरे प्रदेशवासियों को, कि आप चिंता मत करना। इस बजट को मैंने, बजट चलते हुए मैंने पूरे सेक्रेटरी मीटिंग ले ली है, काम बांट दिया है और पाबंद कर दिया है। हर एक को, डिपार्टमेंट को इसको लागू करना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा, कोई रोक नहीं सकता इसको। गांव गांव में, पंचायत समितियों में, पंचायतों में जो लोग फैसले किए हैं, ये मैं समझता हूँ बहुत तारीफ के काबिल है। अभी मैं देख रहा था अभी मैं हमारा जो पूछ रहा था इसी स्कीम का नाम, जल जीवन, हमारा क्या नाम बताया आपने? जनता दल योजना। बात छोटी सी थी, जनता दल योजना से सब परेशान थे, बिल भर नहीं पा रहे थे, बिजली का, हैंडपंप, ट्यूबवेल सब बंद पड़े रहते थे। एक झटके मैंने आपकी भावना समझ करके जनता दल योजना को पीएचडी को सुपुर्द कर दिया। सबसे अधिक खुश हुए, असेंबली में ताली बजी तो इस योजना को लेके बजी, कब गांव में कम से कम पानी की हमें सुविधा मिलेगी। एक एक चीज जो जनता ने मुझे कहा, आप लोगों ने कहा, हर वर्ग से मैंने बातचीत करी, वीडियो से, एनजीओ से बात करी, उद्यमी से बात करी, किसानों से बात करी, कर्मचारियों से बात करी। जो जो मैंने देखा प्रदेश में क्या जनता की भावना, उसके अनुसार हमने बजट पेश किया है। और ये कर्मचारी वाली स्कीम जो है, ये कोई कर्मचारी खुश करने के लिए नहीं कहा मैंने किया, ये मैंने किया मानवीय दृष्टिकोण से किया है। आप समझने की कोशिश करें। मैं तो चाहता हूँ हिंदुस्तान के अंदर हर व्यक्ति को सोशल सिक्योरिटी मिले, इंसान को। आज हम 21st सेंचुरी में पहुँच गए हैं। 76 साल हो गए आज़ादी को। विकसित दुनिया के राष्ट्र के अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी, जापान, वहाँ पर हर इंसान को वीकली पैसा मिलता है जिंदा रहने के लिए, जीवन पालने के लिए। उसे कहते हैं सामाजिक सुरक्षा करते। आज हम बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं बनाते हैं, ये बन रही है आपकी रिफाइनरी बन रही है, मशीनों से बन रही है, खाली मजदूर करता है तब जाके बनती वो मजदूर जो बूढ़ा हो जाता है, उसका सही काम नहीं करता है, तो भूखा मरेगा क्या? सरकार की ड्यूटी को जिंदा रखने के लिए पूरा उसको पेंशन का प्रबंध करें, ढंग से करें। हम अभी 90 लाख लोगों में पेंशन दे रहा हूँ राजस्थान के अंदर, वो नाकाफी है। वो हर व्यक्ति को आराम से जिंदगी बसर कर सके, ये पूरे हिंदुस्तान की सोच होनी चाहिए, सरकार की सोच होनी चाहिए, क्योंकि आदमी को, इंसान को सोशल सिक्योरिटी मिले। यही बात सोच करके हम लोगों ने कर्मचारियों के लिए, एक कर्मचारी 35 साल 38 साल काम करता है, पहली पेंशन थी, बहुत शानदार थी वो,
रिटायरमेंट के बाद में आराम से उसको पेंशन मिलती थी, DSR जुड़ता रहता था उसका अंदर, उसको सिक्योरिटी थी, बुढ़ापे के अंदर मेरे को तकलीफ नहीं आएगी। पर जो नई पेंशन योजना आई उसमें वो पैसा जमा करवाए कटौती होने लगी, कर्मचारी की भी, सरकार भी उसमें कटौती करवा रही है। और 35-40 साल के बाद में वो पैसा जमा हो रहा है शेयर मार्केट के अंदर। आप कल्पना करो, शेयर मार्केट में भाव ऊंचे नीचे होते रहते हैं, कई कंपनी डूब जाती है, उस पर क्या होगा कि आपको कितनी पेंशन मिलेगी। तो पूरा देश का कर्मचारी वर्ग आज दुखी है, चिंतित है, पता नहीं हमारे बुढ़ापे के अंदर क्या होगा। मुझसे मांग नहीं करी राजस्थान के कर्मचारियों ने, ना ज्ञापन दिया मुझे, कोई एकादा दिया होगा भूल चूक से, बिना मांगे हुए मैंने खुद ने वित्त विभाग से बात करके मानवीय दृष्टिकोण ने फैसला किया मैंने कि इसमें हमें पुरानी पेंशन लागू करनी चाहिए। और पूरे देश में उसका स्वागत हुआ। पूरे मुल्क में कर्मचारी मांग करे सरकारों से, छत्तीसगढ़ की सरकार कांग्रेस की है, उसने उसको लागू भी कर दिया है। तो कहने का मतलब ये है, सरकार में बैठे लोगों को हर चीज का ध्यान रखना चाहिए कि हम कैसे हमारी आम जनता को कैसे हम लोग राहत दें, किस प्रकार से शासन करें। गुड गवर्नेंस की बात तो करते हैं कि अच्छा शासन मिलना चाहिए, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, चिंतन करना पड़ता, मनन करना पड़ता, फिर फैसले करने पड़ते हैं। अभी हरीश चौधरी जी कह रहे थे, पिछली बार जब मैं मुख्यमंत्री था, जब सोनिया जी भी आई थी, राहुल गांधी भी आए थे, और हम लोगों ने जो इंदिरा गांधी के नारे पानी मोहनगढ़ से पहली बार हमने खुद ने घोषणा करी उसको, बाद में सरकार बदल जाती है तो पता नहीं क्या है, सरकार बदलते ही पता नहीं क्या हो जाता है लोगों को, हमारी योजनाओं को बंद कर देते हैं। अभी हरीश जी कह रहे थे 2-3 योजना बंद भी कर दी, मैं कभी बंद नहीं करता हूँ। रिफाइनरी बंद कर दी, पानी हमारा, बिजली हमारी, तेल हमारा, और भागीदारी 26% क्यों? और इनको पूछो, हिंदुस्तान में भागीदारी राज्यों में कहीं होती नहीं है, हम ही नहीं ले रहे थे, हमें तो जबरदस्ती कहा गया कि अगर आप लोगे तो ही हम रिफाइनरी लगा पाएंगे। SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की जो एक सब्सिडी होती है, उसको काम दिया हुआ था, उसने कहा तभी रिफाइनरी लग पाएगी, तब 26% भागीदारी स्टेट की होगी, वरना हिंदुस्तान में कई रिफाइनरी में राज्य सरकार में भागीदारी नहीं है। कौन समझा उन लोगों को? 5 साल बर्बाद कर दिए। और वो रिफाइनरी जो 37,000 करोड़ की थी, 40 के आसपास हो गई। आज अभी तक तो ये SPCL वाले बोल नहीं रहे हैं, अब मालूम पड़ेगा आपको, वो रिफाइनरी 74,000 करोड़ की होने जा रही, 74,000 करोड़ की। जितना डिले होगा उतना भाव बढ़ जाता है, कॉस्ट बढ़ जाती है उसकी, वो भुगतना पड़ेगा भारत सरकार के SPCL को भी, राजस्थान सरकार को भी। इसलिए मैं कभी काम बंद नहीं करता हूँ। एक शानदार रिफाइनरी लग रही है आपके, तेल निकल गया, गैस निकल गया, पूरा कायाकल्प हो गया बाड़मेर का। पहले अधिकारी आना नहीं चाहते थे, अब बाड़मेर में कौन नहीं आना चाहता बता दीजिए आप। तो रात दिन का फर्क पड़ गया। आपके जिला मुख्यालय में मेवाराम जैन साहब तो लड़ के धमकी दे करके काम करवाते हैं, अस्पताल बना दो, बेड बढ़ा दो, पता नहीं क्या क्या मांग करते रहते, नहीं करे तो रूठ जाते हैं, इनको मनाना पड़ता वापस। अभी एक दिन और रूठ गए थे, मुझे कुछ नहीं मिला, पता नहीं कुछ नहीं मिला, सबको मिला, इनको मिला कि कुछ नहीं मिला। घर आके बैठ गए, अरे मैंने कहा कुछ नहीं मिला तो और दे देंगे आपको यार, आप तो रूठ दो मत कम से कम। तब जाके ये प्रोग्राम रखा, ये वरना रूठे हुए रहते अभी। तो कहने का मतलब है कि आप निश्चिंत रहो, पानी की योजना हो। अभी जोधपुर का 3rd फेज पानी का, इंदिरा गांधी कैनाल का, उसको मैंने मंजूर कर दिया था। फिर जापान, फिर फ्रांस सहयोग नहीं मिल पाया वहाँ से, तो मैंने खुद ने स्टेट के बजट से मैंने मंजूर किया। उसमें 211 गांव बाड़मेर के भी हैं, आपके बड़ौदा के आसपास के, उनको लाभ मिलेगा। बाकी योजना आपकी है, उसको हम पूरी करेंगे। जल जीवन मिशन भी आ गया है। अब मीडिया क्योंकि साथ में है, मोदी जी के दबाव में है, एक तरफ खबर देता है,
जल जीवन मिशन में आधा पैसा हम दे रहे हैं, आधा पैसा सरकार दे रही है, केंद्र सरकार दे रही है। जबकि राजस्थान को उनको देना चाहिए 90% पैसा देना चाहिए केंद्र को। आज तक देते आए हैं। पानी के अंदर राजस्थान जैसे प्रदेश को जहाँ सूखा पड़ता रहता सदियों से, गांव की दूरियां आप जानते हो, बाड़मेर वाले लोगों, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर, एक गांव दूसरे गांव की दूरियां 20-20 किलोमीटर होती है। ढाणी और दूर दूर होती है। यूपी में एक गांव खत्म हुआ नहीं, दूसरा गांव शुरू हुआ नहीं। वहां पानी पहुंचाना हो तो कोई दिक्कत नहीं दूसरे गांव में। हमारे एक गांव में दूसरे गांव पानी पहुंचाना हो तो लंबी तो पाइपलाइन बिछती है, बिजली के तार खींचते हैं, सड़कें लंबी बनानी पड़ती है, कितनी कॉस्ट बड़ी आती है। हम बार बार सरकार से कह रहे हैं, भारत सरकार से, आप राजस्थान को विशेष दर्जा दो जिससे कि हमें 90% राहत मिले, केंद्र से मिले। नहीं दे रहे वो लोग। पूरी राजस्थान की योजना है बहुत बड़ी, 40,000 करोड़ की, 13 जिले की है वो। हम कहते हैं तो राष्ट्रीय योजना शुरू घोषित करो। प्रधानमंत्री जी ने, मोदी जी ने वादा किया जयपुर में और अजमेर के अंदर, नहीं कर रहे वो। 16 योजनाएं राजस्थान की देश की 16 योजनाएं, राष्ट्रीय परियोजनाएं, पूरा पैसा भारत सरकार खर्च कर रही है। इसके लिए उन्होंने परवाह नहीं करे। जल शक्ति मंत्री जोधपुर के हैं, या तो उनकी कोई परवाह नहीं कर रहा, कोई सुनवाई नहीं होती उनकी, या वो खुद इंटरेस्ट ले नहीं रहे होंगे। क्या कारण है कि एक मंत्री राजस्थान में होकर के एक परियोजना 13 जिले की है वो, जहां पानी का बहुत बड़ा संकट है हमारी तरह, उस योजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करवाने में नाकामयाब है। ये एक रहस्य बना हुआ है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा, हमारी सरकार, आपने मुझे आशीर्वाद दिया है, 30 बार बनाया मुख्यमंत्री। मेरी नैतिक जिम्मेदारी है कि मैं अकाल सूखे में आपके यहाँ बचपन से घूमता रहा हूँ। 50 साल मुझे हो गए हैं। एक बार मलेरिया लोग मर रहे थे, हरीश चौधरी जो मालूम है। मैं बाड़मेर के, जैसलमेर के गांव गांव में गया हूँ उस जमाने के अंदर। बैलगाड़ी से आते थे मरीज अस्पताल के अंदर, मलेरिया का इलाज करवाने के लिए, खून टेस्ट करवाने के लिए। इतना भारी प्रकोप हो गया था इस जमाने के अंदर, जब भैरव सिंह शेखावत थे मुख्यमंत्री, और सरकार की नींद खुल नहीं रही थी उस वक्त में। परसा मरियाना थे, हमारे पीसी प्रेसिडेंट थे, उन्होंने मांग करी, कोई परवाह नहीं कर रहा था। बीबीसी ने रेडियो बोला, बीबीसी का, कि राजस्थान में मलेरिया का बहुत बड़ा प्रकोप है, सैकड़ों लोग मारे जा रहे हैं। तब जाके नींद खुली थी सरकार की। तभी मैं घुमाऊं गांव गांव में आपके। इसलिए मैं जानता हूं अकाल सूखे में आप बहुत भुगत चुके हो। आज नरेगा आया है, शिक्षा का अधिकार दिया सोनिया गांधी ने, मनमोहन सिंह जी ने। अभी हेमाराम ने कह रहे थे नरेगा के बाद में अब अकाल में वो चिंता नहीं रहती है। पहले काम मांगने के लिए नेताओं के आगे भी फिरना पड़ता था। काम खुलना चाहिए, चारा के प्रबंध होना चाहिए। अब 100 दिन का रोजगार कानून बनाने की गारंटी मिल गई है देशवासियों को। इसलिए आज कोरोना के वक्त में हमारे लोग जिंदा रह गए बेचारे, न पता नहीं क्या होता। वो नरेगा वो है, शानदार योजना है। 2 रुपये किलो गेहूँ, 3 रुपये किलो चावल, हम 1 रुपये किलो गेहूँ दे रहे हैं राजस्थान के अंदर। शिक्षा का अधिकार, बच्चे स्कूल में जाते थे, अंग्रेजी स्कूलों में बहुत पैसा लगता था। हमने खुद ने स्कूल खोलना शुरू कर दिया अंग्रेजी। आज इतनी भीड़ बढ़ रही बच्चों की, मुझे खुशी है। कल मैं जोधपुर शहर में था, गांव की बातें छोड़ो, वही मांग बहुत भयंकर है। अंग्रेजी का जमाना आ गया है, अंतर्राष्ट्रीय लैंग्वेज अंग्रेजी है। हिंदी तो मैं सीखनी पड़ेगी। साथ में बच्चे अगर अंग्रेजी पढ़ लिख जाएंगे तो आज मोबाइल फोन सबके हाथ में है, दुनिया मुट्ठी में है, पूरा ज्ञान करोड़ों अरबों उसमें पेज है, जितना चाहो देख लो उसके अंदर, दुनिया का ज्ञान आपके मुट्ठी में है। तो आप सोच सकते हो कि आज अंग्रेजी की स्कूल हमने खोलना शुरू कर दिया है राजस्थान के अंदर। आने वाले 5, 10, 15 साल बाद देखेंगे हिंदुस्तान में राजस्थान के बच्चे इंग्लिश बोलेंगे, बातचीत करेंगे, लिखेंगे, पढ़े लिखेंगे, उनकी तनख्वाह पता नहीं कितने लाख हुई, कोई सोच नहीं सकता। हर चीज़ हम सोच समझ के कर रहे हैं। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि कोई कमी रख नहीं रहे हम लोग। मोबाइल फ़ोन दे रहे हैं हम लोग 1 करोड़ 33 लाख महिलाओं को
1,33,00,000 महिलाओं को मोबाइल फोन मिलेगा। ये महिलाएं बैठी हुई है जो है जिनको चिरंजीवी योजना का कार्ड बना, उसमें महिलाओं का ही मुखिया, उसके नाम महिला का नाम है उसके अंदर, पूरे परिवार के मुखिया के रूप में। उन सबको मोबाइल फोन के माध्यम से, वो स्मार्टफोन होगा, इंटरनेट होगा उसके अंदर, 3 साल तक आराम से वो अपनी कोई शिकायत है घर की, मोहल्ले की कोई शिकायत है तो वो 181 में बात कर सकती है, शिकायत लिखा सकती है। तो हम चारों ओर से हम चाहते हैं कि इस प्रकार से आम जनता का भला हो, चाहे पानी की स्कीम हो, बिजली के अंदर आपको मालूम है मैंने 9 साल की पेंडेंसी है अभी तक, कुएं में बिजली कनेक्शन देने की 9 साल की। पिछले साल मैंने 1.5 लाख कनेक्शन दिए। अब मैंने घोषणा कर दी 9 साल की सबकी पेंडेंसी 3-4 लाख की जो भी है, अगले 2 साल में सबको कनेक्शन दे दिए जाएंगे, भी मैंने घोषणा कर दी है। दिन को बिजली मिलेगी, रात की बजाय, किसान तकलीफ नहीं पाए। तो पानी में, बिजली में, शिक्षा में कॉलेज भी खोल रहे हैं, गर्ल्स कॉलेज भी, और कृषि कॉलेज आपके बायतों में खोल रही है, बाड़मेर में खोल रही है। जहाँ मुझसे मांगा गया मैंने सब कुछ देने का प्रयास किया है। शिक्षा में बहुत आगे बढ़ गए राजस्थान वाले, IIT, IIM, IIIT, एम्स जोधपुर के अंदर आ गया, लॉ यूनिवर्सिटी आ गई, आयुर्वेद की यूनिवर्सिटी आ गई, जाल बिछ गया राजस्थान के अंदर शिक्षा का भी। बच्चे समझते इन बातों को, इनको पढ़ना है, कैरियर बनाना उनको मालूम है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि सड़कें शानदार बन रही है राजस्थान के अंदर, हमारी टॉप प्रायोरिटी में सड़कें हैं। सड़कों में विकास बहुत तेज गति से होता है। आपके नेशनल हाईवे जा रहे हैं, उसका अलग लाभ मिलेगा। कोई तकलीफ भी आएगी आपको, चोरियाँ डकैती कई बाहर के लोग आगे करते हैं, उनको आसानी हो गई है। उनके में रोक लगानी पड़ेगी, उनके लिए कैमरे लगाने पड़ेंगे, कई सुविधाएं करनी पड़ेगी हमें। वो हमारे दिमाग के अंदर है, हम मीटिंगों में बात करते रहते हैं। इस प्रकार से सोशल सिक्योरिटी में हम लोग पीछे नहीं हैं देश के अंदर। तो मैं आपको निवेदन करना चाहूँगा कि आप निश्चिंत रहें। बहुत सारी हमने घोषणाएं कर दी है और उसी ढंग से आने वाले वक्त के अंदर हम लोग और आगे, अभी हेमाराम जी चौधरी ने तो कह दिया, अगला बजट इससे ही शानदार होगा। अब बताइए, आप सब मांगे पूरी कर दी हेमाराम जी। अब कौन सा मांग आप बताओ मुझे, कौन कौन सा मैं लेके आऊँ अगली बार? वो बजट शानदार दिखे हमें सबको, वोट बदलेंगे लोग बाग। तो हेमाराम जी कहा था अगला बजट शानदार होगा, और वो तो स्कीम आई नहीं। तो जो मुझे आप बताओगे अभी से ही, उसको मैं अभी से तैयारी करता हूँ, जैसे कि 1 साल के अंदर अंदर, जैसे हेमाराम जी ने कहा, उस ढंग से हम लोग तैयारी करेंगे अगले बजट के अंदर। वो भी आपको स्वीकृति मिले, लगे आपको हमारी मांगों को पूरी कर दिया सरकार ने। अब बात रही हमारे जो कर्मचारी जो है, हमने 1 लाख कर्मचारियों को नौकरी दे दी। 1 लाख कर्मचारियों की नौकरी चल रही है। 1 लाख की मैंने और घोषणा कर दी है। 3 लाख आज तक कभी नहीं मिली है। हमारे जो कोविड के अंदर जो काम करने वाले बच्चे हैं, जिनको हमने कोविड में, चाहे वो कम्युनिटी हेल्थ असिस्टेंट लगाया हो, चाहे और कोई पद पे लगाया हो, हमने तय किया है उनका ध्यान रखेंगे। हमने जिस प्रकार कॉन्ट्रैक्ट में जो लेबर हैं, लेबर क्या जो कर्मचारी है संविदा पर, उनके लिए राजस्थान पहला राज्य देश के अंदर है जिनको हमने अलग से कैडर बनाया। उनका सुनिए, आप इम्पोर्टेंट बात कह रहा हूँ, उनके लिए हमने कैडर बनाया है अलग से। हिंदुस्तान में राजस्थान वो राज्य है जहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट में लगे हुए हैं, अलग संविदा वालों के कैडर बन गया है, जैसे कि आने वाले वक्त में जब परमानेंट कहीं नौबत आएगी तो कोई तकलीफ नहीं आवे और पेश के ढंग से मिल सके। उसी ढंग से हम लोगों ने जो ठेकेदारी प्रथा में लगे हुए लोग हैं, ठेकेदार की प्रथा में सरकार कुछ नहीं करते ये आज तक, क्यों? वो ठेकेदार के लोग हैं, वो तो गवर्नमेंट के है नहीं। हमने कहा है कि नहीं, आने वाले वक्त में जो भर्ती निकलेगी उसमें जैसे संविदा कर्मियों को 10, 20, 30% मिलता है, बोनस रंग मिलते हैं, सुप्रीम कोर्ट में हम जीते हुए हैं, उसी ढंग से हम लोग चाहेंगे
ठेकेदार प्रथा में लगे, बेचारा गरीब आदमी है, कहीं लग गया है ठेकेदार के माध्यम से, उसको भी 10, 20, 30% नंबर एक्स्ट्रा मिलेंगे, बोनस मिलेगा, ये हमने व्यवस्था कर दी है। नंबर 3, जो हमारे ये कोविड में काम करने वाले लोग हैं, कल उनका कार्यकाल परसों खत्म हो गया था, कल मुझे जोधपुर में मिले थे, अभी हरीश जी और सब हमारे नेता बैठे हैं, सब उनकी पैरवी कर रहे थे। मैं कहना चाहूँगा, उसके लिए मैंने अधिकारियों को निर्देश दे दिए, कल मैंने एक ट्वीट भी किया था कि अगर हमने फॉर्मेलिटी नहीं करी और ये लगे रहे तो 10-15 साल के बाद तक ये ज्ञापन देती फिरेंगे, ये कोई पक्का नहीं करेगा। हम चाहते हैं इनको इस रूप में सम्मिलित करें, वापस किसी को भी छोड़ेंगे। जिन्होंने कोविड में हमारा साथ दिया है, हमारी ड्यूटी हम उनका वापस साथ दें, आप निश्चिंत रहो, कोई घबराने की बात नहीं है। परंतु प्रोसेस करेंगे, SC, ST, OBC का जो आरक्षण होता है MBC का, अगर उसको लागू हमने नहीं किया तो बाद में ये फिरते रहेंगे, इनको कोई पक्का नहीं करने वाला होगा। हम चाहते हैं कि इन तमाम सर्विसेज के अंदर से कॉन्ट्रैक्ट वाले लोग हैं, सुविधा कर्मी हैं, उनका प्रोसेस हुआ है, उनको आराम है, आज नहीं तो कल वो पक्के होंगे। मैं चाहूँगा इनको भी हम लोग इस रूप में पुनः भर्ती करें, किस रूप में करें। मैंने अधिकारियों को कहा कि रास्ता निकालो आप लोग, बजट मैंने घोषणा भी करी है कोई रास्ता निकालने के लिए कि उस प्रोसेस को करके लगाएंगे इनको, तब तो इनको आने वाले वक्त में जब पूरी फॉर्मेलिटी पहले हो चुकी होगी तो नौकरी पक्के लगने में कोई तकलीफ नहीं आएगी, ये मेरा निवेदन है। वरना अभी जैसे हमारे शिक्षा कर्मी और लोग जुम्बी पता नहीं 25-25 साल वाले पहले लोग हैं, 2018 के लोग बैठे हैं, 2013 के लोग घूम रहे हैं, ज्ञापन देते फिर रहे हैं, हम चाहते हैं उनकी मदद नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए मैं कहना चाहूँगा आप निश्चिंत रहो, हम लोग कोशिश कर रहे हैं किस प्रकार से लोगों का, नौजवानों को रोजगार की बहुत बड़ी चुनौती है देश के सामने। आज महंगाई बहुत भयंकर है, महंगाई को लेकर के आज आपने मीटिंग बुलाई है। महंगाई के बाद तो महिलाएं जानती है कि महंगाई की मार कितनी होती है, और मेरे पूर्व वक्ता बोल चुके हैं महंगाई के बारे में। हरीश जी ने बताया अभी आप किस प्रकार से एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई गई है। 16 लाख करोड़ रुपए जो है, 16 लाख या 26 लाख, 16 लाख करोड़ रुपए, मेरे ख्याल से 16 लाख करोड़ रुपए इकट्ठे कर लिए इन्होंने। अरे जब यूपीए गवर्नमेंट थी 112-15 पहुंच गया डॉलर प्रति बैरल, तभी 70 रुपये आगे नहीं बढ़ने दिया। सब्सिडी दी सरकार ने कंपनियों को, सब्सिडी दी इसलिए नहीं बढ़ा। अब सरकार सब्सिडी खत्म कर रही है, खत्म कर दी, भाव कंपनी बढ़ाती जा रही रोज के रोज। चुनाव 5 राज्यों में थे, दुनिया कह रही थी कि देखना आप, ये मोदी जी ने, अमित शाह जी ने रोक रखा है, अभी मत बढ़ाओ प्राइस, जैसे चुनाव खत्म होंगे और प्राइस बढ़ जाएंगे। आप देख रहे हो पिछले 7 दिन से प्राइस बढ़ रही है, और जितनी प्राइस बढ़ती है उसी ढंग से आपकी महंगाई बढ़ती जाती है। देश के अंदर भयंकर महंगाई की मार है, बहुत लोग दुखी हैं, चूल्हा जलाना बहुत मुश्किल हो गया है, और नौजवानों को नौकरियों की तलाश है। हर व्यक्ति चाहे मुझे सरकारी नौकरी मिले, वो संभव ही नहीं होती है। आज रिफाइनरी आ रही है, वहाँ हमारा प्रयास है, हिमाराम जी ने कहा वो हम लोग बातचीत करें किस प्रकार से यहाँ इस तरह लोगों को काम मिले, उसकी बात भी हम करेंगे। रिफाइनरी आने के बाद में रिफाइनरी से बहुत कम लोग लगेंगे, आजकल तो टेक्नोलॉजी बदल गई है, पर जो पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स आ रहा है करीब 350 स्क्वायर किलोमीटर में, वहाँ पर जो हजारों इकाई लगेगी, उसमें हमारे नौजवानों को नौकरी मिलेगी, वो खुद अपना उद्यम लगा सकते हैं। बहुत शानदार काम होगा। अगले 5-10 सालों के अंदर आप देखेंगे पूरा कायाकल्प हो गया है। केन का अलग फायदा मिला है तेल निकलने से, रिफाइनिंग का फायदा मिला है, मिलेगा, और वो जो फायदा मिलेगा आपको पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स से हजारों इकाई लगेगी, उसकी कल्पना नहीं हम कर सकते हैं। इसलिए बाड़मेर का भविष्य, बाड़मेर वासियों का भविष्य बहुत उज्जवल है। सरकार हमेशा आपके साथ खड़ी मिलेगी, यही बात कहता मैं आपका आभारी हूँ। आप लोग बैठे रहे, थोड़ा लेट हो गए हम लोग, तब भी आपका आशीर्वाद है, आपका प्यार है, आपका स्नेह है, आपका विश्वास है
आप सुनने के लिए आपने इंतजार किया, खोटी हो गई, उसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद। मैं मंच के माध्यम से सभा में बाद में पधारे माननीय मंत्री सार्वभौम जी का, माननीय मंत्री और प्रभारी यहाँ के सुखराम जी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। 51 किलो की माला के साथ युवा कार्यकर्ता आपका स्वागत और अभिनंदन कर रहे हैं। आप सब नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। खबरों में बढ़ते आगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला 3 दिवसीय दौरे पर कोटा के संसदीय क्षेत्र बूंदी पहुंचे। बिरला ने शक्तिनगर कैंप कार्यालय पर जनसुनवाई का कार्यक्रम रखा। यहां लोगों ने उनका स्वागत किया। बिरला ने जनसुनवाई में लोगों की परेशानियों को सुना और अधिकारियों को फोन पर जनता की समस्याओं का समाधान करने के लिए दिशा निर्देश भी दिए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जोधपुर के दौरे पर हैं। 74वें चेटी चंड महोत्सव के मौके पर सीएम गहलोत सोजती गेट स्थित झूलेलाल मंदिर पहुंचे। पूजा अर्चना कर प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की। कार्यक्रम में मौजूद लोगों ने सीएम गहलोत से मिलकर उन्हें बधाई दी। इस दौरान सीएम गहलोत ने दर्शन करने के बाद झंडारोहण किया। कार्यक्रम मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अधिकारियों के साथ हवाई अड्डे से एक बस में सवार होकर विकास कार्यों का निरीक्षण भी किया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत महंगाई के खिलाफ कांग्रेस के धरने में भी शामिल हुए। इस दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत महंगाई को लेकर मोदी सरकार पर जमकर बरसे। केंद्र पर सरकारी एजेंसियों पर दबाव डालने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि आज सीबीआई, ईडी, आईटी सब केंद्र के दबाव में हैं। इस दौरान सीएम ने केंद्र से इन्हें स्वतंत्र तरीके से काम करने देने की मांग की। उधर सवाई माधोपुर पहुंचे बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा का बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया ने भव्य स्वागत किया। इस दौरान नड्डा ने सम्मेलन के जरिए SC/ST वर्ग को साधने की कोशिश की और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में परिवारवाद है, जबकि बीजेपी सबका साथ सबका विकास के मंत्र के साथ चलती है। सीबीआई, इनकम टैक्स, ईडी सब पे दबाव है केंद्र सरकार का और ये होना नहीं चाहिए। आज अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कहना पड़ा कि आज सीबीआई कहाँ तो रेड कर रही है, कहाँ नहीं कर रही है, इस प्रकार से उनकी वर्किंग को एग्जामिन करने का वक्त आ गया। ऐसा कुछ कहा उन्होंने। जोधपुर के करीब 1800 गाँव को 200 गांव लगभग बाड़मेर के, 100 गांव लगभग पाली के हैं और शहर ही है, इन सबको लाभ मिलेगा। तो हर क्षेत्र में काम हो रहा है कि भाई ये चीजें तुमको क्यों नहीं याद आई? अगर तुमको देश प्रेम है, अगर तुमको आदिवासियों की चिंता है, अगर तुमको दलितों की चिंता है, अगर तुमको लोग जो समाज के में कहीं पीछे रह गए उनको आगे लाने की बारी थी, तो तुमको तो एक परिवार से फुर्सत ही नहीं मिली इतने सालों। तुम तो उन्हीं के गुण गाते रहे, तुम्हें वो माता पिता, तुम्हें वो बंधु सखा, तुम्हें जैसलमेर के मोहनगढ़ में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का अनावरण को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। एक साल पहले मार्च 2021 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति लगाने की नींव रखी गई थी। नेताजी की प्रतिमा को जमीन से 15 फीट की ऊंचाई पर स्थापित किया गया। इस दौरान सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का अनावरण 3 अप्रैल को किया जाएगा। प्रतिमा अनावरण समारोह में वन मंत्री हेमाराम चौधरी, अल्पसंख्यक मामलात के मंत्री शाले मोहम्मद समेत सेना के जवान मौजूद रहेंगे। बानसूर के खरखड़ी में मुख्य अतिथि के रूप में मंत्री शकुंतला रावत ने फीता काटकर नंदी अभ्यारण्य का उद्घाटन किया। इससे पूर्व मंत्री का ग्रामीणों ने बैंड बाजी के साथ स्वागत किया। कार्यक्रम से पूर्व बानसूर के गौ रक्षकों ने हिंदू नववर्ष
भगवा रैली निकालकर नंदी अभ्यारण्य पहुंचे। बता दें कि नंदीशाला अभ्यारण्य करीबन 10 से 15 बीघा में बनाया जा रहा है। अभ्यारण्य में बीमार गौवंश की देखरेख के लिए पशु डॉक्टर्स का इंतजाम भी करवाया जा रहा है। तो वहीं मंत्री रावत ने ज्ञानपुरा से नंदी अभ्यारण्य तक 30 लाख रुपए की लागत से सड़क बनाने की घोषणा की। मंत्री रावत ने ग्रामीणों को संबोधित करते हुए उनके द्वारा किए गए विकास कार्य और सरकार की योजनाओं के बारे में बताया। इसके साथ ही महंगाई को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। वहीं भूपसेड़ा गांव की महिला की हत्या के मामले पर मंत्री रावत ने कहा कि पहले बानसूर में डीएसपी कार्यालय नहीं होने से आपराधिक घटनाएं बढ़ गई थीं, लेकिन अब हमने बानसूर में डीएसपी कार्यालय खोला है, इससे अपराधों पर अंकुश भी लग रहा है। आगे की कार्रवाई के लिए राज्य मंत्री सुभाष गर्ग भरतपुर के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने मोरी 4 बाग के झूलेलाल मंदिर में दर्शन किए। इसके साथ ही सिंधी समाज के आयोजित रक्तदान शिविर में अतिथि के रूप में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने सिंधी समाज की जनसेवा के कार्यों की प्रशंसा करते हुए चेटी चंड और नव संवत्सर की शुभकामनाएं देकर खुशहाली की कामना की। शिविर में मंत्री गर्ग ने डॉक्टर्स को सम्मानित किया। खबर नागौर से है, जहां पर देश भर में पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस के समेत अन्य खाद्य सामग्री के दामों में हो रही बढ़ोतरी को लेकर केंद्र के खिलाफ जमकर विरोध किया गया। जिला मुख्यालय पर कांग्रेस के जिलाध्यक्ष जाकिर हुसैन के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने गैस सिलेंडर को सड़कों पर रखकर जमकर नारेबाजी की। कांग्रेस के नेताओं ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार महंगाई को नियंत्रित करने में विफल साबित हुई है। इस प्रदर्शन में संगठन प्रभारी गजेंद्र सिंह, पूर्व मंत्री हबीबुर रहमान भी मौजूद रहे। अजमेर में आरपीएससी ने चिकित्सा, कृषि और चिकित्सा विभाग से जुड़ी परीक्षाओं का कार्यक्रम जारी किया। बता दें कि मई, जून और जुलाई महीने में परीक्षाएं होंगी। अजमेर और जयपुर जिला मुख्यालय पर परीक्षाएं होगी। जयपुर के आमेर में स्वर्गीय चौथमल पुजारी के पूर्ण स्मृति में राजकीय संस्कृत स्कूल के भवन की मरम्मत करवाई। पुजारी लक्ष्मी नारायण के सानिध्य में सालासर बालाजी मंदिर के पुजारी विष्णु पुजारी ने हिंदू नववर्ष और नवरात्रि के पर्व पर आमेर तहसील के लंबा मेवाल स्थित स्कूल के भवन की मरम्मत करवाई। कार्यक्रम में कन्याओं को चुनरी, सेट, फल और उपहार देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में विष्णु पुजारी के साथ वेदांत पुजारी, राम सिंह शेखावत, स्कूल के कई अधिकारी, सरपंच और गणमान्य लोग मौजूद रहे। अजमेर के सरवाड़ में हिंदू नववर्ष 2079 के मौके पर एक जुलूस निकालकर नववर्ष का स्वागत किया गया। इसके साथ ही शहर के कई बाजारों और दुकानों पर भगवा झंडे लगाए गए। रैली और जुलूस के दौरान कानून व्यवस्थाएं बनाए रखने के लिए पुलिस जाब्ता तैनात रहा। चूरू के सुजानगढ़ में नव संवत्सर और चैत्र नवरात्र के मौके पर सालासर बालाजी धाम में धूमधाम काफी देखने को मिली। इस मौके पर हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं ने रैली निकालकर नए नववर्ष का आगाज किया। हनुमान सेवा समिति के अध्यक्ष यशोदा नंदन पुजारी ने कहा कि चैत्र नवरात्र के अवसर पर नई रैली निकालकर हिंदू नववर्ष का स्वागत किया गया है। करौली से बड़ी खबर की बात करेंगे। एक बड़ी जानकारी इस वक्त करौली से सामने आ रही है। करौली में कर्फ्यू लगा है, ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें। 2 समुदायों में पथराव हुआ है करौली में और उसके बाद कर्फ्यू लगाया है प्रशासन ने। विशाल रैली के दौरान यह पथराव हुआ। विशाल रैली के दौरान पथराव की खबर दो समुदायों में सामने आई है। हटवारा बाजार से ये रैली निकल रही थी, दूसरे पक्ष ने इस रैली पर पथराव किया और उसके बाद बवाल हुआ और प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभाला है और मौके पर फिलहाल कर्फ्यू लगा दिया गया है इलाके में। ये बड़ी जानकारी करौली से आपको बता रहे हैं। 2 समुदायों में पथराव हुआ है करौली में और इस पथराव के बाद, इस बवाल के बाद कर्फ्यू लगा दिया गया है। विशाल रैली के दौरान ये पथराव हुआ। हटवारा बाजार से एक रैली निकल रही थी और दूसरे पक्ष ने इस रैली पर पथराव कर दिया और उसके बाद बवाल हुआ। कर्फ्यू प्रशासन को लगाना पड़ा है।
फिलहाल ये खबर आपको बता रहे हैं। बड़ी जानकारी करौली से इस वक्त मिल रही है। दो समुदायों में हुए पथराव के बाद करौली में प्रशासन ने कर्फ्यू लगा दिया है। ये बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त आपको बता रहे हैं। हटवारा बाजार से रैली निकल रही थी और तभी पथराव हुआ इस रैली पर और उसके बाद प्रशासन ने इलाके में कर्फ्यू लगा दिया है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, बड़ी जानकारी। हटवारा बाजार से रैली निकल रही थी जिस पर पथराव किया गया और उसके बाद प्रशासन ने कर्फ्यू लगा दिया है। तो बड़ी खबर आपको बता रही है, विशाल रैली के दौरान पथराव के बाद बवाल हुआ दो समुदायों के बीच में और उसके बाद मौके पर प्रशासनिक अधिकारी पहुंचे। खबर है कि करौली में प्रशासन ने कर्फ्यू लगा दिया है। पुष्पेंद्र जुड़ गए हैं संवाददाता हमारे साथ अधिक जानकारी के साथ। पुष्पेंद्र, क्या कुछ अपडेट है अभी इस खबर को लेकर? हेलो पुष्पेंद्र बताइए, अपडेट क्या है? सर, देखिए करौली में दो समुदायों में जो जिस तरीके से यहाँ विवाद हुआ है और एक जो समुदाय के लोग थे उनकी बाइक जो रैली थी उस पर दूसरे समुदाय के लोगों ने पथराव किया था और पथराव को लेकर के घटना छोटी से बड़ी हो गई। इसमें लगभग 2 दर्जन जो लोग हैं वो भी घायल हो गए हैं, जिनको राजकीय सामान्य चिकित्सालय में भर्ती करा दिया है और एक जो गंभीर अवस्था में था उसको जयपुर के लिए रेफर कर दिया है। और जो पुलिस प्रशासन है वो तैनात है और चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात हो गया है। भारी संख्या में पुलिस यहाँ मौजूद है और फिर भी ये है कि जिस तरीके की घटना जो हुई है बड़ी शर्मनाक घटना है, दुखद घटना है और लोग शांति व्यवस्था बनाने के लिए अपील कर रहे हैं। वहीं जिला कलेक्टर हैं राजेंद्र सिंह शेखावत और एसपी इंदौर सुरेंद्र इंदौलिया, वो अपील कर रहे हैं कि लोग थोड़ा शांति से काम लें और सही दिमाग से काम लें और कोई ऐसी घटनाओं अफवाहों पर ध्यान ना दें। जी अभी मौके पर शांति है? जी मौके पर शांति है। पुलिस बल तैनात हो गया है। चलिए, शुक्रिया आपका जानकारी और इस पूरी बातचीत के लिए पुष्पेंद्र। तो मौके पर फिलहाल शांति व्यवस्था पुलिस ने कायम की है, पहुंचकर कर्फ्यू भी लगाया गया है और प्रशासनिक अधिकारी चूंकि तुरंत मौके पर पहुंच गए थे। तो फिलहाल इन तमाम खबरों के साथ इस बुलेटिन से मुझे दीजिए इजाजत। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।